बाबा साहब अपनी एक आत्मकथा लिखे हैं, वेटिंग फॉर वीज़ा। यह प्रकाशित होती है 1980-90 के करीब में, तब हम लोगों के पास आता है। हालांकि उससे पहले तो बाबा साहब का कोई किताब प्रकाशित हो ही नहीं रहा था। 80 के करीब में, 1980 के करीब में इनका किताब प्रकाशित होना शुरू हुआ है। तब हम लोगों को पता चला कि बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। गांधी भी आत्मकथा लिखे हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेहरू भी आत्मकथा लिखे हैं, स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम, स्वतंत्रता की ओर। और यह नेहरू 1935 में लिखे हैं और यह 1936 में प्रकाशित भी हुई। लेकिन वेटिंग फॉर वीज़ा 1980-90 में प्रकाशित हुई। बाद में लोगों को पता चला कि बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा भी लिखा है और उसमें 6 पार्ट हैं। आत्मकथा में 6 पार्ट हैं, वेटिंग फॉर वीज़ा में 6 पार्ट हैं। 4 पार्ट तो बाबा साहब के अपने जीवन के हैं और 2 पार्ट जो हैं जग के जीवन के हैं, लोगों के जीवन के हैं। आज हम लोग समझेंगे कि वेटिंग फॉर वीज़ा का मतलब क्या है, क्या अर्थ है वेटिंग फॉर वीज़ा का। कुछ आलोचकों ने कहा कि अपने ही देश में वीज़ा का वेट कर रहे थे। कुछ लोगों तो ये भी अर्थ लगाया कि विदेश से भारत आने के लिए वीज़ा का वेट कर रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं था। वेटिंग फॉर वीज़ा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा का मतलब तो साफ साफ झलकता है कि किसी होटल में रहने के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत है, किसी चट्टी पे चाय पीने के लिए भी वीज़ा की ज़रूरत है। यानी कि बताना पड़ता है कि आप कौन जाति से हैं, आप अछूत तो नहीं हैं। इसी की तो चर्चा है वेटिंग फॉर वीज़ा में। अपने ही देश में बाबा साहब ने वीज़ा खोज रहे हैं, पानी पीने के लिए वीज़ा खोज रहे हैं। और बाबा साहब के आलोचकों को लगा कि यह वीज़ा कोई और है, कोई वीज़ा नहीं है। अपने ही देश में घूमने के लिए वीज़ा, अपने ही देश में कहीं आने जाने के लिए वीज़ा। अछूतों को ये सब नहीं था। उसी में से जो वेटिंग फॉर वीज़ा है उसका फर्स्ट शीर्षक जो है वह लिखते हैं कि 10 साल की उम्र रही होगी उनकी और विद्यालय में जाते हैं पढ़ने के लिए। और विद्यालय में बोरा लेके जाते थे और उस बोरे पर बैठते हैं और उसको फिर जो है कि घर ले आते हैं। और एक नल लगा हुआ है जिसमें चपरासी यदि रहता है तो इनको पानी पिलाएगा, चपरासी जिस दिन नहीं आता है उस दिन ही पानी नहीं पी सकते हैं। और अपने ही साथियों से यह अलग बैठते हैं। यानी कि कुछ कह रहे हैं कि अपने ही साथियों से हम अलग बैठ रहे हैं। यही तो है वेटिंग फॉर वीज़ा में। एक और घटना का जिक्र करते हैं कि यह विदेश से पढ़ के आए हुए हैं। बड़ौदा महाराज ने इनको मदद किया और बड़ौदा महाराज के एग्रीमेंट के अनुसार यह यूरोप से पढ़ के आते हैं और बड़ौदा महाराज के यहाँ नौकरी करना है। और जैसे आते हैं स्टेशन पे, उसके बाद यह जो है कि होटल खोजते हैं। इनको भी पता है, यानी बाबा साहब को भी पता है कि हिंदू होटल वाला तो हमको नहीं रखेगा। यह जो है एक पारसी धर्मशाला है और वो भी धर्मशाला बहुत दिनों से बंद है, कोई नहीं आ रहा है। यह उसी में जाते हैं और वह पारसी का जो टेक केयर है, जो मालिक है,
उससे बात करते हैं कि हमको रहने दिया जाए। वह कहता है कि क्या नाम है, तो यह बताते हैं कि हम महार जाति से। तो बोला कि ना ना, महार को तो हम नहीं रख सकते हैं। तो बोला कि कोई नाम लिख लो, पारसी नाम लिख लो। और वह टेक केयर पारसी नाम लिख करके इनकी एंट्री कर लेता है और मात्र 11 दिन वहाँ रहते हैं बाबा साहब। और ऑफिस में तो ऐसे ही फाइल जो है कि फेंक के दिया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। और यहाँ मात्र 11 दिन पारसी होटल में रहते हैं। और पारसी होटल में 11 दिन के बाद ही जो है अगल बगल को पता चल जाता है। और अगल बगल को जब पता चलता है तो वह जो है लाठी डंडा के साथ आकर के इनको जो है धमकी देते हैं कि तुम एक अछूत है, तुम पारसी होटल में कैसे रुक गया, तुमको तो रुकने का जो है कि आदेश ही नहीं है, तुम सब हम लोगों का भ्रष्ट कर देगा। बाबा साहब जिक्र करते हैं कि यह जो पारसी होटल है यह हमें तो रखा ही रखा, लेकिन हम समझ रहे थे कि सिर्फ हिंदू में ही अछूत हैं, लेकिन सभी जातियों सभी धर्मों में अछूत एक अलग ही चीज है, एक अलग बात है। फिर आगे 40 गांव का एक शीर्षक है, 40 गांव स्टेशन है। वहाँ की बात बताते हैं कि 40 गांव स्टेशन पे जाते हैं और उस 40 गांव स्टेशन पे यह जो है गए हैं। और जाने के बाद एक जो है मंदिर है, 40 गांव स्टेशन पर उतरते हैं और महारवाड़ा इनको जाना है। महारवाड़ा जहाँ महार लोग इनको बुलाते हैं और ये महारों के नेता रहते हैं, वह जाते हैं। और महार लोग जो है सोचते हैं कि भाई हमारे नायक आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं। तो 40 गांव स्टेशन पर ही एक इक्का गाड़ी यानी घोड़ा गाड़ी लोग जो है कि भाड़े पर लेके रहते हैं। तो घोड़ा गाड़ी वाला क्या कहता है कि भाई हम घोड़ा गाड़ी दे सकते हैं लेकिन हम चलाएंगे नहीं। तो उसी महार में से एक व्यक्ति जो है घोड़ा गाड़ी को जो है चलाता है। और बाबा साहब को नहीं पता है कि यह लोग जो है कि इक्का भी किए हुए हैं, घोड़ा गाड़ी भी किए हुए। यह चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद कुछ ही दूर जाते हैं तो वो तो नया नया ड्राइवर है, नया नया जो है चालक है, उसको तो चलाने आ ही नहीं रहा है। वह गाड़ी पलट जाती है और पलटने के बाद बहुत जगहों पे इनको चोट भी आती है और इनको पैर भी टूट जाता है। तो 40 गांव की घटना है। ये है वेटिंग फॉर वीजा। एक और जिक्र करते हैं दौलताबाद, जो 1934 में गए हुए हैं। दौलताबाद का किला पर जब इन लोग अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं तो उस किला के पास ही गेट के एक हौज रहता है। और उस हौज में ये लोग जो है कि जैसे पैर हाथ अपना धोना शुरू करते हैं, उधर से एक मुस्लिम आते हैं और कहते हैं कि कौन है तुम लोग। तो यह जो है बताते हैं, और जब बताते हैं तो कहते हैं कि तुम लोग जो है कि कैसे धो लिया यहाँ, तुम लोग तो अछूत है, तुम लोगों के लिए नहीं था यह। वेटिंग फॉर वीजा में यह दिया हुआ है। लास्ट जो है अपना जो जग बीती बताते हैं, यह तो आत्म बीती था, अब दुनिया में क्या हुआ जग बीती बताते हैं। जग बीती में बताते हैं कि एक युवा स्त्री की मौत शीर्षक। एक युवा स्त्री है महारों के यहाँ, अभी अभी डिलीवरी हुई है, बीमार है और उसको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। एक डॉक्टर जो है इस शर्त पे तैयार होता है कि हम महारों के बस्ती में नहीं जाएंगे, आप जो है कि मरीज को मेरे पास ले आओ। और जब मरीज को डॉक्टर के पास लाया जाता है तो डॉक्टर जो है थर्मामीटर जो है एक मुस्लिम साथी को देता है अपने, और वह मुस्लिम साथी उस औरत बीमार औरत के हस्बैंड को देता है।
यानी इतना चक्कर लगाना पड़ता है दवा लेने के लिए, अंतोगत्वा वह औरत मर जाती है। ये है वेटिंग फॉर वीजा में। एक और बात बताते हैं कि युवा क्लर्क, एक युवा क्लर्क है, महार जाति का है। क्लर्क में तो भर्ती हो गया, लेकिन जो पंचायत उसको मिला था, जो ब्लॉक उसको मिला था, वहाँ जाने के बाद जैसे लोगों को पता चलता है कि ये तो महार जाति का है, ये क्लर्क है, उसको लोगों ने वहाँ एंट्री ही नहीं देता है। 10-20 लोग घेर लेते हैं, पानी पीने को नहीं मिलता है। लास्ट में वह युवा क्लर्क जो है कि रिजाइन दे करके अपने घर चला आता है। यह जग बीती बताते हैं। यही है वेटिंग फॉर वीजा। बाबा साहब यह किताब 1938 के बाद ही लिखे हैं, लेकिन यदि बाबा साहब 1950 के बाद लिखते अपनी आत्मकथा, तो हम लोगों को भारतीय इतिहास समझने में बहुत मदद मिलती। धन्यवाद।